जब भी हम लोग रोड पर निकलते हैं, न जाने कितने अलग अलग तरीकों के अलग अलग किस्म के हम रास्तों पर चलते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इन्हीं रास्तों पर हम अनगिनत गाड़ियों को चलते हुए देख, कार, बाइक, स्कूटी, इन सभी को हम यहाँ पर देखते हैं। और इसी के साथ साथ अनगिनत लोगों को भी हम देखते हैं जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। वो बस वहां पर मौजूद है, उनकी एक्सिस्टेंस है, बट वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। उनको हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इन्हीं रास्तों पर कभी कभार हम ऐसे लोगों से भी मिलते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हमारे साथ में हो जाते हैं जिसके चलते वो इंसिडेंट हमें हमेशा के लिए याद रहता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि आपने कभी किसी को लिफ्ट दी होगी या किसी की मदद करी होगी, किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उन लोगों की हम यहाँ पे मदद करते हैं और वो जो किस्सा होता है वो लंबे समय तक हमें यहाँ पे याद रहता है। सभी के साथ ये चीज होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी मुलाकात ऐसे लोगों से होती है जो उनके सोचने समझने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की हिम्मत रखते हैं। कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात हो जाती है जिनसे मिलने के बाद में वो वारदात हम कभी नहीं भूल सकते। आज की कहानी भी एक ऐसी ही मुलाकात के ऊपर है। एक ऐसे ही रास्ते पर एक ऐसे ही अजनबी शख्स से एक इंसान की मुलाकात हो गई जिससे मिलने के बाद में उनके सोचने समझने का जो नजरिया था वो पूरी तरह से बदल गया। और जिस तरीके से वो सच उनके सामने आया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से उस सच से उनका सामना होगा, लेकिन वो सच उनके सामने आया जरूर। तो क्या है पूरा मामला, बताता हूं मैं आपको। ये किस्सा बेसिकली हुआ था साहिल के साथ में और डेट है 22 जनवरी 2010। साहिल यहां पर दार्जिलिंग में रहा करते थे और 22 जनवरी 2010 की एक रात को उनकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से होती है जिससे मिलने के बाद में वो ये बात मान जाते हैं कि जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई वजूद नहीं है। उनका वजूद है ज़रूर, बस हम उन्हें देख नहीं सकते। इस दुनिया में और भी बहुत सी दुनियाएं हैं, और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। ये बात उन्हें उस लड़की से मिलने के बाद पता लगती है। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूँ। साहिल यहाँ पर बेसिकली एक मेंटल हॉस्पिटल से वापस आ रहे थे। अब काफ़ी लोग ये बात सोचेंगे कि भाई लोग अपने रिलेटिव्स को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं, उनके घर जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल क्यों? तो यहाँ पे सिलसिला कुछ ऐसा है कि जो साहिल के चाचा थे वो यहाँ पर स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार थे, जिसके चलते उनको यहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया गया था। हालत उनकी बहुत गंभीर थी। पहले उनको दौरे जो थे वो इतने फ्रीक्वेंटली नहीं पड़ते थे, लेकिन अब जो सिचुएशन थी वो हाथों से बाहर जा चुकी थी। उनके ऊपर दौरे इतने ज़्यादा पड़ते थे कि दिन के अंदर 5-5, 6-6 बार तो ऐसे ही पड़ जाया करते थे उनको दौरे। तो इसी के चलते उनको एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करवा दिया गया। इसके पीछे भी साहिल ही जिम्मेदार थे, क्योंकि साहिल ने कहा था कि उनको आप मेंटल हॉस्पिटल में यहाँ पे भर्ती करवाइए और इस चीज का जो इलाज है वो डॉक्टर्स ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। साहिल के घर वाले जो थे वो इस किस्म के थे कि वो भगवान में, पूजा पाठ में बहुत मानते थे। साहिल ऐसे नहीं थे। दरअसल बात क्या है ना कि साहिल के चाचा को ये सारे दौरे वगैरह जो पढ़ने शुरू हुए थे ये 2005 में पढ़ने शुरू हुए थे। दरअसल साहिल के जो फादर थे 2004 नवंबर में उनका देहांत हो गया था। एक बहुत लंबी बीमारी से वो इधर ग्रसित थे, जिसके चलते एक दिन उनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। वो अपने भाई के सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मतलब साहिल के चाचा के सबसे ज़्यादा क्लोज थे और उससे वो सारी बातें यहाँ पे डिस्कस किया करते थे। तो जो भी बीमारी वगैरह में उन्होंने झेला उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो मदद करी थी वो साहिल के चाचा ने ही करी थी। साहिल उस वक्त पर इतने बड़े नहीं थे तो वो इतनी मदद नहीं कर पाते थे, लेकिन साहिल के चाचा से सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी साहिल के पापा की। तो मरने के बाद में जो इधर साहिल के चाचा थे उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके फादर आया करते थे, ऐसा वो लोग यहाँ पर मानते थे। और साहिल भी इस चीज़ को बहुत माना करते थे और उनका भी इन सब चीज़ों में बहुत विश्वास था कि भूत प्रेत होते हैं और भगवान की बहुत पूजा करनी चाहिए। वो इन सब चीज़ों में मानते थे। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। बात होती है 2007 की। 2007 में एक मूवी आई थी भूल भुलैया। वो उस मूवी को देखते हैं और उस मूवी को देखने के बाद में उनको मालूम चलता है कि किसी के भी अंदर भूत प्रेत नहीं होता। ये जो भूत बाधा वगैरह की चीज़ होती है ये बेकार होती है। आपने भी देखी होगी भूल भुलैया मूवी, अक्षय कुमार की जो आई थी। उसको देखने के बाद में उनको ये चीज़ साफ हो जाती है
कि इसके पीछे किसी भूत प्रेत का हाथ नहीं बल्कि एक बीमारी का हाथ है और ये ट्रीटेबल है, ये क्योरेबल है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। उन्होंने अपने घर परिवार वालों को बहुत समझाने की कोशिश करी कि इस बीमारी का इलाज जो है मेंटल हॉस्पिटल में हो सकता है, बट उनके घर वाले उनकी बात को इतना तवज्जो नहीं देते थे। लेकिन साहिल जो थे, उनकी नेचर ऐसी थी कि वो आंखों देखी बात पर ही विश्वास करते थे। वो यहाँ पर साइंस के बहुत बड़े बिलीवर थे और वो ये चीज मानते थे कि अगर इस तरीके की कोई चीज होती, भूत प्रेत भगवान वगैरह की चीज जो होती, ये अब तक कहीं ना कहीं साइंस की नजरों में आ चुकी होती और ये जो बीमारी है इसका साइंस के पास में अच्छा खासा इलाज है, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। साहिल ये मानते थे। बहुत कन्विंस करने के बाद में आखिरकार उनके घर वालों ने उनकी बात मानी, उनको यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। 2008 में उनके चाचा को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। 2 साल तक उनका इलाज चला, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। उनकी तबीयत अभी भी उसी तरीके से खराब रहती थी जैसे पहले रहती थी। हाँ, बिगड़ी जरूर नहीं थी आगे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कोई सुधार आया हो। हॉस्पिटल वाले ये बात बोलते थे कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे, थोड़ा और वक्त दीजिए। तो इधर जो थे साहिल के रिलेटिव्स को ये चीज़ लगती थी कि ये जो है इधर पैसा वैसा बनाना चाहते हैं और ये किसी भी तरीके से इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। तो वो लोग ये बात सोचते हैं कि आखिरकार हम इधर जो है साहिल के चाचा को हम इधर किसी मंदिर में दिखाएंगे, किसी पुजारी से बात करेंगे और शायद वहां पर जाकर के इनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सकता है। ये बात जब साहिल के कानों में पड़ी तो साहिल बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि ये जो बीमारी है इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टरों से ही हो सकता है। अगर यहां पर ये ठीक नहीं हो सकती बीमारी तो किसी और जगह पर ठीक जरूर हो सकती है, लेकिन पूजा पाठ से इसका कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा कि अगर एक डॉक्टर किसी बीमारी को सही नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमारी क्यूरेबल नहीं है। क्यूरेबल जरूर है, शायद उस डॉक्टर के अंदर वो काबिलियत ना हो। साहिल के घर वालों ने साहिल की बहुत बात सुनी थी और आखिरकार उन्होंने कहा कि बेटा, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। 2 साल हमने बर्बाद कर लिए, अगर ऐसे ही तुम्हारी बातों में हम फंसे रहे तो एक दिन ये भी इस दुनिया से चले जाएंगे और हमें अब इनको किसी अच्छे पुजारी को ही दिखाना होगा। साहिल को समझ में आ चुका था कि उनकी बात को यहाँ पे कोई भी अहमियत नहीं दी जाएगी। वो बहुत देर तक तो मशवरा यहाँ पे करते हैं अपने रिलेटिव से, बट जब उनको दिखाई देता है कि इधर कोई भी हल नहीं निकलेगा तो वो कहते हैं जो आपके मन में आए वो कीजिए। वो दुखी होकर के अल्टीमेटली अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। जिस रास्ते से वो आए थे उस रास्ते की कमाल की बात यह है कि वहां पर कोई भी ऐसा इंसिडेंट फेमस नहीं था कि यहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या यहाँ पे कोई प्रेत आत्मा किसी को दिखाई देती हो या यहाँ से लोग ना जाते हो। हाँ, ये जरूर था कि उस रास्ते से उतने लोग नहीं जाते थे, बट लोग आपको आते जाते दिखाई दे जाते थे। रात के कुछ 11, साढ़े 11, 12 बजे भी आपको वहां से 3-4 गाड़ियां आती जाती दिखाई दे जाया करती थी। पहाड़ का एरिया था तो शाम के बाद में वैसे ही गाड़ियां कम आती हैं, लेकिन उस रास्ते पर आपको दिखाई दे जाएंगी। ऐसा नहीं था कि वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल वीरान जगह हो, ऐसा कुछ नहीं था। और कोई भी स्पूकी फीलिंग वहां पर किसी को आज तक नहीं आई थी। किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि यहाँ पर बहुत अजीबोगरीब कुछ चीज फील होती है, ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ। बस ये चीज सामने जरूर आई थी कि वहां पर 2 एक्सीडेंट हुए थे। कुछ यहाँ पर 5 साल के अंदर अंदर उस जगह पर 2 एक्सीडेंट हुए थे। ये बात तो सबको मालूम थी, वहां के लोकल लोगों को ये बात मालूम थी, लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी थी क्योंकि उस रास्ते पर कभी भी किसी भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता था, लेकिन 2 एक्सीडेंट वहां पर हुए थे, ये बात सबको पता थी। साहिल उस दिन अपने घर की ओर उसी रास्ते से आ रहे थे। जब वो रास्ते पे निकल रहे थे उस दिन अचानक से बहुत तेज बारिश हो गई। अब पहाड़ों पे मौसम वगैरह जो होता है इतनी आसानी से बिगड़ जाता ही है, सबको ये बात पता है। तो वहां पर बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हो रही थी और पहाड़ों की बारिश अलग ही किस्म की होती है। तो बारिश हो रही थी और ऊपर से मंजर था रात का। रात के कुछ 8, साढ़े 8 बजे वो यहाँ पर अपने घर की ओर निकल रहे थे। घर की दूरी उस रास्ते से कुछ 20-22 किलोमीटर के आसपास थी। साहिल आराम से यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो मूड था वो खराब था। उनको गुस्सा भी आ रहा था और वो बहुत सैड भी फील कर रहे थे अपने चाचा के लिए, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता था कि जो उनके चाचा हैं वो अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। उनके घर वालों ने यहाँ पे गलत स्टेप उठाया है, ये बात उनको समझ में आ चुकी थी और वो इधर गुस्सा भी थे कि उनकी बात को इतना तवज्जो नहीं दिया गया। आखिर उम्र ही क्या थी उनकी, 21 साल के ही तो थे वो। 21 साल में इंसान के अंदर कितनी ही समझ होगी। तो
वो बस ये चाहते थे कि उनकी बात को यहाँ पे अहमियत दी जाए। वो आ रहे थे रास्ते में और इसी चीज़ को सोचते सोचते ड्राइव कर रहे थे, सामने देखे जा रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। कोई तेज स्पीड नहीं, 40, 42, 45 की स्पीड होगी, और पहाड़ों पे मोड़ भी होते हैं तो ज़्यादा तेज़ आप ड्राइव कर भी नहीं सकते। आराम से वो यहाँ पे ड्राइव कर रहे थे। इतने में वो देखते हैं कि यहाँ पर एक लड़की खड़ी है, साइड में एक लड़की खड़ी हुई है और गाड़ी के सामने हाथ हिला रही है, जैसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही हो। साहिल को बड़ा अजीब लगता है कि इस भीषण मौसम के अंदर ये लड़की अकेली खड़ी हुई आखिर क्या क्या रही है। वो उस लड़की की तरफ देखते हैं। उस लड़की ने यहाँ पे टॉप पहना हुआ था और हील्स उसने पहन रखी थी। इसी के साथ में एक उसने यहाँ पर बैग टांग रखा था, लंबा सा बैग था, मतलब जो चेन थी उस बैग की वो काफी लंबी थी और पर्स टाइप का था। वो लड़की यहाँ पर हाथ हिला रही थी और गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। बाल उसके खुले हुए थे और लड़की सुंदर थी। ऐसा नहीं था कि लड़की बदसूरत हो, लड़की सुंदर थी। साहिल सोचते हैं क्या इस लड़की की यहाँ पे मदद करनी चाहिए। वो गुस्से में तो थे ही और कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये फीलिंग भी आ रही थी कि अगर मैंने गाड़ी यहाँ पर रोक दी तो ऐसा हो सकता है कि इस लड़की के साथ में पूरा गिरोह हो और वो लोग मुझे यहाँ पर लूट लें। अभी तो मेरी इतनी बेइज्जती हुई है वहाँ पे हॉस्पिटल में, यहाँ पर मेरी गाड़ी भी लूट जाएगी तो मैं क्या ही किसी को मुंह दिखाऊंगा। तो वो सोचते हैं इस लड़की की मैं मदद नहीं करता। वो गाड़ी को आगे लेकर के चले जाते हैं। कुछ यहाँ पर थोड़े से ही वो आगे गए थे, वो लड़की अभी भी उस जगह पर ही खड़ी थी और वो साहिल को देख रही थी। साहिल की गाड़ी आगे जा चुकी थी, ऑलरेडी आगे जा चुकी थी। उनके मन के अंदर न जाने क्या चीज आई। उन्होंने सोचा अगर जेन्युइनली इस लड़की को यहाँ पे मदद की जरूरत हुई तो क्या होगा, क्या पता इसको सच में कोई प्रॉब्लम हो। वो अपनी गाड़ी को रोक देते हैं, सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा, मैं इसकी मदद करता हूँ। वो रोक देते हैं, गाड़ी का दरवाज़ा खोल देते हैं। इतने में वो लड़की आती है और कहती है एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे आगे तक ड्रॉप कर देंगे। वो कहते हैं कहाँ तक। तो वो लड़की उनको एक जगह का नाम बताती है और कहती है यहाँ तक मुझे जाना है। साहिल के रास्ते में ही वो जगह पड़ती थी। उन्होंने कहा ठीक है आप बैठ जाइए, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन उस लड़की को अपनी कार में लिफ्ट देने से पहले साहिल उससे पूछते हैं मैम एक बात बताइए, आप इस रास्ते पे अकेली कर क्या रही हैं। वो कहते हैं जी मेरी कार यहाँ पे खराब हो गई। कहती कार खराब हो गई, लेकिन मैं तो इसी रास्ते से आ रहा हूँ, मैंने तो देखा कि इस रास्ते पे आज के दिन तो कोई भी कार नहीं है, तो कार तो मैंने कहीं पर देखी नहीं आपकी। कह रहे नहीं, आपकी शायद नज़रों से वो चीज़ बच गई होगी, वो कार मेरी पीछे ही थी और मैं चलते चलते आगे जा रही थी कि अगर कोई गाड़ी आएगी तो लिफ्ट मांग लूँगी, नहीं तो पैदल चलते चलते घर पहुँच जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। साहिल को भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लगी कि मैं गुस्से में तो था ही और मैंने न जाने कितनी चीज़ों को यहाँ पर ना देखा हो, अनदेखा कर दिया हो और गाड़ी खड़ी भी रह सकती है। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात को इतनी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बात आई गई सी हो गई। लेकिन साहिल ने एक चीज़ नोटिस करी थी कि उस लड़की के कपड़े जो थे वो भीगे हुए नहीं थे। उस रास्ते पर पेड़ वगैरह तो थे, लेकिन बारिश इतनी भयानक थी कि पेड़ के नीचे भी अगर आप खड़े होंगे तो कपड़े थोड़े बहुत तो भीगेंगे ही। वैसे भी होता ही है कि अगर बारिश बहुत तेज हो तो कपड़े भीगना तो लाजमी सी बात है। उस लड़की के कपड़े भीगे हुए बिल्कुल नहीं थे, ना उसके बाल भीगे हुए थे। ये चीज साहिल ने नोटिस नहीं करी थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस चीज को नोटिस किया था। उन्होंने इस चीज को नोटिस नहीं किया और उस लड़की को कहा मैम आप आ जाइए, बैठ जाइए। वो लड़की बैठती है और बैठने के बाद में साहिल उससे कहते हैं माय नेम इज साहिल, और आपका क्या नाम है। वो कहती है माय नेम इज साक्षी। वो कहते हैं ओके साक्षी, तो चलिए मैं चलता हूँ, आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ऐसे ही फॉर्मली बातचीत वगैरह चल रही थी। वो उनसे पूछते हैं आप क्या कर रही हैं। साहिल से वो पूछते हैं तो साहिल कहते हैं कि मेरा पुश्तैनी बिजनेस है, मैं उसके अंदर ही हाथ बंटवा रहा हूँ। तो ये सारी बातें उनकी चल रही थी। इधर वो लड़की एक चीज नोटिस करती है कि जो साहिल है वो बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनके माथे के ऊपर एक अलग ही किस्म की शिकन है। मतलब कहते हैं ना गुस्सा, वो गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था। पहले तो शायद उस लड़की ने यहाँ पे इग्नोर किया होगा उस चीज को, लेकिन 2-4 सवाल और पूछने के बाद में कि आप कहाँ से पढ़े हैं, आपके माता पिता क्या करते हैं, ये सब पूछने के बाद में उन्होंने उससे पूछा आपको किसी चीज पे गुस्सा आ रहा है क्या। साहिल कहते हैं नहीं, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है। कह रही नहीं, मुझे लगा कि आप किसी चीज़ से परेशान हैं, गुस्सा है आपको, कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है, आपको मुझे लिफ्ट नहीं देनी तो मैं उतर जाऊँ। कहते नहीं नहीं मैम, आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो है पर्सनल कोई बात है तो इसी वजह से। तो वो लड़की उनसे पूछना शायद मुनासिब नहीं समझती। वो सामने देख रही थी और गाड़ी अभी भी चल रही थी। गाड़ी इधर चल रही थी तो उनको आगे मालूम चलता है
कि आगे कहीं पर लैंडस्लाइड हो चुकी है, मतलब जो है इधर पहाड़ वहाड़ जो है ढह चुका है। आम सी बात होती है, अगर मौसम बहुत खराब हो जाए तो पहाड़ों पे लैंडस्लाइड होना आम सी बात है। दूसरा रास्ता भी उधर से होते हुए जाता था। साहिल ने कहा अगर हम इस रास्ते से जाएंगे तो मुझे अपने घर तक पहुंचने में कुछ 1 घंटे का वक्त लगेगा। 20-22 किलोमीटर ज़्यादा लंबा वक्त नहीं था, लेकिन उस रास्ते से उनको बहुत लंबा घूमते हुए जाना पड़ता। तो उन्होंने कहा मैं यहाँ से चला तो जाऊँगा, लेकिन मुझे 1 घंटे का वक्त लगेगा और आपको भी घर पहुँचने में 45 मिनट का वक्त। वो लड़की कहती है मुझे कोई जल्दी नहीं है, जितना वक्त लेना है उतना वक्त लो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। साहिल को थोड़ी सी ये बात खटकती है कि किसी इंसान को अपने घर पहुंचने की आखिर जल्दी क्यों नहीं होगी। हर एक इंसान अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है, लेकिन ये लड़की ये बात बोल रही है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, आपको जितना वक्त लेना आप ले लो। यही सब बातें उधर चल रही थी। उसके बाद में साहिल इधर उस लड़की से पूछते हैं कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, आप किस बारे में सबसे ज़्यादा बात करना पसंद करती हैं, या फिर कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हैं। तो वो कहती है मैं ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ना बहुत पसंद करती हूँ, और इसी के चलते मैंने आपसे पूछा कि आपको कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, आपको गुस्सा आ रहा है। तो जब वो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात सुनते हैं साहिल, तो उनका भी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, साइकोलॉजी के अंदर उनका भी इंटरेस्ट था। तो उन्होंने कहा शायद इसीलिए आपने मेरे चेहरे को देखते हुए बात बोली कि मुझे गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आपको गुस्सा क्यों आ रहा था। साहिल जैसे ये बात सुनते हैं वो एकदम से उस लड़की की तरफ देखते हैं और कहते हैं मतलब आप मन भी पढ़ती हैं। उन्होंने कहा नहीं, एक अंदाज़ा। तो उन्होंने कहा क्या अंदाज़ा। कहती है, वो लड़की कहती है मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी बात को अहमियत नहीं दी गई, आप जो चाहते थे वो चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई। साहिल कहते हैं भाई गुस्सा तो आदमी को इसलिए आएगा कि कोई अगर उसकी बात ढंग से ना माने या फिर उसका दिन अगर खराब चला जाए, ये तो कोई भी गेस कर सकता है। आप मुझे एग्जैक्ट रीज़न बताइए ना कि आपको क्या लगता है कि किस वजह से मुझे इतना गुस्सा आ रहा होगा। वो कहती है मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहां पर चाहते थे कि आपकी बात को यहां पर अहमियत दी जाए और वो हॉस्पिटल जिसके अंदर आपके पेशेंट भर्ती हैं उनको वहीं पर ही रहने दिया जाए। साहिल जैसे ये बात सुनते हैं वो एकदम से हैरानी से पूछते हैं आपको कैसे पता कि मैं हॉस्पिटल गया था, और आपको कैसे इस बारे में अंदाजा हुआ कि कोई पेशेंट वहां पे भर्ती है। वो कहते हैं देखिए बड़ा आसान है, हॉस्पिटल जाने के बाद में एक जो अलग किस्म की स्मेल होती है वो आपके कपड़ों में से इस वक्त पर आ रही है। तो मैं भी हॉस्पिटल वगैरह जाती रहती हूँ, मेरी जो मम्मी है वो हॉस्पिटल में ही काम करती है, तो वो जो स्मेल होती है ना, कपड़ों पर जो स्मेल आती है अलग किस्म की, वो कहीं ना कहीं मुझे मालूम है कि वो हॉस्पिटल की है। मैंने गेस किया था और इसीलिए मैं बात बता सकती हूँ, लेकिन साइकोलॉजी में अभी मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ कि मैं हर एक चीज़ आपको बारीकी से बता सकूँ, आपका मन में अच्छे से पढ़ सकूँ। साहिल कहते हैं हाँ कुछ भी हो, लेकिन आपने गैस बिल्कुल सही किया, हॉस्पिटल वाली बात आपने सही गैस करी, और कहीं ना कहीं आपकी बात भी सही है कि हॉस्पिटल में जाने के बाद में एक अलग किस्म की स्मेल तो कपड़ों में से आती है। आपने भी नोटिस किया होगा, कभी आप अगर हॉस्पिटल गए होंगे तो वहाँ की जो स्मेल होती है वो अलग होती है, और बाहर जब आप आते हैं, हॉस्पिटल से बाहर आते हैं तो अलग किस्म की स्मेल होती है। तो वो स्मेल जो थी उस लड़की ने यहाँ पे डिटेक्ट कर ली थी। इस बात को सुन करके वो लड़की यहाँ पे हंस पड़ती है, साहिल भी हंस पड़ते हैं। उस लड़की की नेचर इस किस्म की थी कि उससे बात करते हुए आपको अंदाजा ही नहीं होगा कि उस लड़की की असलियत है क्या, हकीकत में कौन आपके साथ में बैठा है, इसका अंदाजा आपको किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। इसी तरीके से बातें आगे चलती जाती हैं और एकदम से वो लड़की यहां पर बोलती है आप भूत प्रेतों में मानते हैं। साहिल कहते हैं क्या। कहती मैंने कहा आप भूत प्रेतों में मानते हैं। कहते कमाल है, अभी अभी मेरा दिमाग इसी चीज को लेकर के खराब था। आप जो पूछ रही थी ना कि मेरा दिमाग क्यों खराब है, तो मेरा दिमाग इसीलिए खराब था। मैं भूत प्रेतों में बिल्कुल नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ बकवास की चीजें हैं ये। भूत प्रेत आत्मा पिशाच क्या है ये, होता क्या है ये, कुछ नहीं होता। और ये सब, इन सब बातों में आखिर लोग मानते क्यों हैं, और आज के जमाने में कैसे कोई मान सकता है इन सब बातों में। वो कहती है देखिए जो आपने देखा नहीं उसका मतलब ये तो नहीं कि वो चीज नहीं है, क्या पता वो हो भी। साहिल कहते हैं हाँ बिल्कुल, अब मैंने तो बहुत सी चीजें नहीं देखी, मैंने तो हवा भी नहीं देखी, लेकिन हवा है तो सही, किसी चीज का प्रूफ तो होता है। इधर साक्षी बोलती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिसके साथ में वो घटना हुई है वही जानता है
कि उसने क्या देखा है, उसका पाला इधर किससे पड़ा है। साहिल कहते कमाल है, तो इसका मतलब यह है कि आपने कभी भूत देखा है। वो कहती है हाँ मैंने भूत देखा है। साहिल कहते हैं अच्छा देखा है आपने भूत, तो बताइए अपनी भूत की कहानी। वो कहती है मैं यहाँ पे कुछ 5-6 साल की थी और एक बार मैं अपने चाचा के घर पे रुकी हुई थी। जब भी मैं अपने चाचा के घर पे जाती थी मुझे ऐसा लगता था कि एक परछाई रोज रात को आकर के मुझे डराती है। जब भी वो परछाई मेरे सामने आती थी मैं सहम जाती थी और मेरी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकलती थी, आंखें मेरी फटी की फटी रह जाती थी। और जब भी वो परछाई आती थी उधर से बस वो एक ही चीज बोलती थी, वो जब भी ये चीज बोलती थी मैं बहुत तेज डर जाया करती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि वो परछाई किसकी है। रात में सोते हुए अचानक से मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे इधर शरीर को हाथ लगा रहा है। मैं उसको रोकने की कोशिश करती थी लेकिन मैं इतनी छोटी थी कि मैं उसको रोक नहीं पाती थी। और उसके बाद में वो परछाई जो थी वो मेरे साथ में, मैं उसको रोक नहीं पाती थी। ये सिलसिला यहाँ पर चलता रहा, कुछ 2-3 साल तक चलता रहा और उसके बाद में मैंने अपने चाचा के घर पे जाना छोड़ दिया। तो साहिल पूछते हैं कि कौन थी वो परछाई। वो कहती है देखिए मैं अब आपको जो बताऊंगी मुझे नहीं पता कि वो आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोस्त होने के नाते बता देती हूँ। साहिल कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, अब इतनी देर से हम बात कर ही रहे हैं तो आप मेरी दोस्त हैं आज से। तो आज से साक्षी और साहिल दोनों दोस्त हैं। साहिल बहुत कूल थे इस चीज़ को लेकर के। साहिल को लग रहा था कि कोई सीरियस बात नहीं होगी, वो बहुत कूल थे। वो कहती हैं मुझे 15 साल की उम्र में मालूम चला कि वो परछाई मेरे चाचा की ही थी। मेरे चाचा रोज रात को आते थे मेरे साथ में यहाँ पर, आप समझ सकते हैं। और मैं इतनी छोटी थी कि मुझे समझ नहीं आता था कि वो परछाई किसकी है। अंधेरा होता था तो मुझे कुछ दिखता नहीं था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि वो मेरे चाचा ही थे। मैं ये सच किसी को बता नहीं सकती थी, मैं बहुत घबरा जाती थी। मुझे लगता था कि मेरे माँ बाप शायद मेरी बात को मानेंगे नहीं, लेकिन बाद में मुझे जब ये बात मालूम चली कि वो मेरे चाचा ही थे, मुझे उस शख्स से हद से ज़्यादा नफ़रत हो गई, हद से ज़्यादा नफ़रत। तो साहिल कहते हैं देखिए आपकी बात अपनी जगह पे ठीक है जो आप ये बात बोल रही हैं, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि किसी के साथ ऐसा ख्वाबों ख्यालों में भी हो, लेकिन आपके साथ में ऐसा हुआ तो ये चीज़ तो बहुत गलत हुई। लेकिन आप जो बात इधर कर रही थी भूत प्रेत के बारे में, भूत तो कोई था ही नहीं। आपने खुद ही ये बात बोल दी कि वो तो आपके चाचा थे, तो भूत वाली बात तो इधर है ही नहीं ना, आपने तो ये बात खुद ही बोल दी। तो इधर साक्षी कहती है हाँ आपकी बात सही है कि इधर भूत तो कोई नहीं थे, लेकिन वो इंसान किसी भूत प्रेत से भी बढ़कर मेरे लिए था, एक जल्लाद से कम नहीं था। उसने जो भी मेरे साथ में यहाँ पे किया वो बहुत गलत था और मैं इस चीज़ को किसी भी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी। साहिल ने कहा आपकी बात सही है, लेकिन भूत वाली बात तो अभी तक आई ही नहीं। आप इधर जो भूत वाली बात बताना चाहती थी वो कौन सी है, वो भी तो बताइए। तो इधर जो होती है साक्षी रुक जाती है। वो कहती है मैंने आपको एक स्टोरी बताई, अब आप मुझे एक रीज़न दीजिए कि आप इधर भूत प्रेतों में क्यों नहीं मानते। तो साहिल पूरी की पूरी कहानी इधर सुना देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, मेरे चाचा को यहाँ पर जो है स्प्लिट पर्सनैलिटी की प्रॉब्लम है और मैंने बहुत फोर्स डाल करके अपने घर वालों को कहा कि इनको जो है इधर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाए। अब थोड़ा वक्त तो लगता ही है, अगर इस हॉस्पिटल में नहीं तो उस हॉस्पिटल में करवा देते, बहुत से ऑप्शंस थे, लेकिन कहते हैं ना देहाती इंसान कुछ नहीं समझ सकता। तो यही उनकी प्रॉब्लम थी कि वो किसी भी तरीके से कुछ यहाँ पर समझना ही नहीं चाहते थे। तो मैं क्या करता, आखिर इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं। अब आपने जो मुझे कहानी सुनाई उस कहानी में आपने खुद कहा कि आपके चाचा इतने घटिया इंसान थे, लेकिन मेरी भी तो आप बात समझिए। अब आपने वो मूवी तो देखी होगी भूल भुलैया। जैसे वो साक्षी के सामने बात बोलते हैं, साक्षी कहती है मैंने 2005 के बाद से कोई भी पिक्चर नहीं देखी। वो कहते हैं क्यों, पिक्चरें पसंद नहीं आपको। कहते नहीं मुझे पिक्चरें पसंद है, लेकिन 2005 के बाद से मैंने पिक्चरें देखना छोड़ दिया। साहिल पूछते हैं क्यों। साक्षी कुछ नहीं बोलती, सिर्फ सामने देखे जा रही थी, वो लगातार सामने देख रही थी। तो इधर साहिल को लगता है कि शायद कोई पर्सनल प्रॉब्लम होगी और वैसे भी इस लड़की ने काफ़ी दुख झेला है तो मुझे पूछना नहीं चाहिए। साहिल पूरी की पूरी कहानी अपनी बता देते हैं और आखिरी में कहते हैं कि अब आप मुझे बताइए क्या इस चीज़ के बारे में मुझे मानना चाहिए। आप तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आपने तो पढ़ा ही होगा इन सब चीज़ों के बारे में, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में आपने तो पढ़ा ही होगा। क्या आप इन सब चीज़ों में मानती हैं।
साक्षी कहती है जी मैंने पढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी मैं भूत प्रेतों में मानती हूँ। उन्होंने कहा आप कैसे मान सकती हैं, आप साइकोलॉजी की स्टूडेंट हैं, आप इधर साइंस को इतना महत्व देती हैं, इतना तवज्जो देती हैं, उसके बावजूद भी आप ऐसी चीज़ों को मान रही हैं। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि दूसरी कहानी जो इधर मेरे पास में है उसके अंदर मेरी दोस्त के साथ में एक ऐसी चीज़ हुई, जब उसने मुझे उसके बारे में बताया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। शायद आप विश्वास ना करें, लेकिन ये कहानी एकदम सच्ची है। तो वो कहते हैं भाई सुनाओ कहानी, बताइए आप क्या हुआ था आपकी दोस्त के साथ में। उन्होंने कहा मेरी एक दोस्त थी नेहा, वो एक दिन एक हाईवे से वापस घर आ रही थी और अपनी कार में बैठी हुई थी। उसे दिखाई देता है कि उसके सामने एक गाड़ी जा रही है, लाल रंग की गाड़ी जा रही है, और उस लाल रंग की गाड़ी के अंदर एक इंसान बैठा हुआ है जो उसका एक रिलेटिव था, जिसने उसे बचपन में यहाँ पे काफी किया था उस रिलेटिव ने। तो इधर साहिल बोलते हैं ये कहानी आपकी जैसी ही है। कहते हाँ, मेरी दोस्त के साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो देखती है कि वो गाड़ी उसी रिलेटिव की है, वो आगे जा रहा है। नेहा काफ़ी ज़्यादा सहम चुकी थी, वो चाहती थी कि किसी भी तरीके से वो वापस से उस हाईवे से मुड़ करके चली जाए, लेकिन वो जा नहीं सकती थी। और उस दिन जो था मौसम काफ़ी ख़राब था। वो पीछे पीछे जाए जा रही थी, आगे उसके इधर रिलेटिव की कार थी। नेहा अकेली ही अपने घर की ओर वापस आ रही थी। मेरे साथ साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, वो मेरी क्लास में ही पढ़ती थी। तो वो बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी और वो चुपचाप यहाँ पे कार चला रही थी। न जाने कहाँ से उस शैतान की नज़र उस गाड़ी पर पड़ जाती है। वो समझ जाता है कि ये नेहा की ही कार है। वो अपनी कार को साइड में रोकता है, नेहा को पकड़ करके कार से बाहर निकालता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। नेहा यहाँ पे बहुत रेसिस्ट करती है और किसी तरीके से उस इंसान की आंख पे यहाँ पर मुक्का मार देती है, जिसके चलते वो आदमी यहाँ पे इंजर्ड हो जाता है। उसके बाद में वो लड़की भागती है, लेकिन अब वो जो उसका रिलेटिव था उससे इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो नेहा का पीछा करता है, उससे बहुत पीटता है, इतना मारता है कि वो लड़की यहाँ पे अधमरी हो चुकी थी। उस दिन बारिश बहुत तेज थी, कोई भी व्हीकल उधर से गुजर नहीं रहा था। उसने उसको इतना मार दिया था कि वो लड़की उठ करके अपने घर की ओर भी नहीं जा सकती थी, ना वो किसी को कॉल कर सकती थी। उसका फ़ोन वगैरह सब भीग चुका था, सब खत्म हो चुका था। वहीं पर वो लड़की पड़ी रहती है। तड़पते तड़पते 2 घंटे बाद उस लड़की की जान चली जाती है और वो मर जाती है। उसके बाद में उसकी आत्मा उसी हाईवे पर भटकती रहती है और वो अपने बदले की आग में यहाँ पर जलती रहती है। एक दिन उसे दिखाई देता है कि उसका चाचा उसी रास्ते से वापस आ रहा है और वो अपने रिलेटिव को अपने से भी ज़्यादा दर्दनाक मौत देती है। इतनी दर्दनाक मौत देती है जो मैं आपको बताना नहीं चाहती, और उसका बदला कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा हो जाता है। लेकिन उसकी आत्मा आज भी उस रास्ते पे भटक रही है, वो आज भी भटकती है। साहिल कहते हैं भाई साक्षी मानना तो पड़ेगा, कहानी तो आपने ज़बरदस्त बनाई है। कैसे कोई इंसान मरने के बाद में अपनी कहानी किसी दूसरे को सुना सकता है। आपने कहा ना कि आपकी दोस्त नेहा की यहाँ पे मौत हो चुकी है, उसके बाद में उसने आपको कहानी सुनाई। ये चीज़ पॉसिबल कैसे, आप खुद बताइए। आप कम से कम स्टोरी बना रही थी तो अच्छे से तो बनाती, ताकि किसी को इंटरेस्ट तो बने। मुझे तो शुरुआत में इस बात पे विश्वास नहीं था। इधर साक्षी मुड़ करके साहिल की तरफ देखती है और कहती है ये किस्सा नेहा के साथ नहीं, मेरे साथ हुआ था। साहिल कहते हैं क्या? और वो एकदम से साक्षी की तरफ इधर देखते हैं तो देखते हैं कि साक्षी के पूरे चेहरे पर यहाँ पे खून लगा हुआ है, चोट के अलग अलग जगह पर निशान है, और वो लगातार साक्षी की तरफ देखे जा रहे थे और देखते हुए हद से ज्यादा डर रहे थे। उनकी आंखें और उनका मुंह बिल्कुल खुल चुका था, वो देखे जा रहे थे और वो चाहते थे कि वो सामने की तरफ देखे, ताकि वो जो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं उसको केयरफुली ड्राइव करते रहें। साक्षी कहती है डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम्हें मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल जो कहानी मैंने तुम्हें नेहा की बताई, वो नेहा की नहीं, वो मेरी थी। मैं उस दिन इसी रास्ते से वापस आ रही थी, मेरा चाचा मुझे दिख गया, उसने मुझे रोका, मेरे साथ यहाँ पे बदसलूकी की, मेरे साथ यहाँ पे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मेरी गलती बस इतनी रह गई थी शायद कि मैंने कभी अपने घर वालों को उसकी करतूत के बारे में नहीं बताया। सोचा कि घर की इज्जत बदनाम होगी और मेरे ऊपर भी उंगलियां उठेंगी। वो मेरे साथ यहाँ पे ज़बरदस्ती करना चाहता था, मुझे अकेले में देख करके उसने मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और जब मैंने उसको रेसिस्ट किया तो उसने मुझे हद से ज़्यादा मारा और मुझे अधमरा छोड़ करके चला गया।
मैं वहीं पर तड़पते तड़पते मर गई। घर जाकर के न जाने उसने क्या कहानी बनाई, किसको क्या बोला, मुझे नहीं पता। मेरे घर वाले अगले दिन मेरी बॉडी लेने आए, मेरा अंतिम संस्कार किया गया और सोचा उन्होंने कि मुझे यहाँ पर मुक्ति मिल जाएगी। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिली, मुझे वो बदला वापस चाहिए था। मैंने उसको अपने से भी ज़्यादा तड़पती हुई मौत दी, हद से ज़्यादा दर्दनाक मौत के घाट उतारा मैंने उसे। लेकिन मेरी अकाल मृत्यु हुई थी और इस अकाल मृत्यु के चलते मुझे अपना उतना वक्त तो इस दुनिया में काटना ही होगा जितना मेरा लिखा गया है, और उसके बाद में ही मुझे यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। तुम यहाँ पर पूछ रहे थे ना कि मैंने 2005 के बाद कोई मूवी क्यों नहीं देखी। इसका रीज़न यही है कि 2005 में ही मेरी मौत हो चुकी थी, इसलिए मुझे उन सब चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं जो तुम यहाँ पर कह रहे थे। मैं भी तुम्हारी तरह भूत प्रेतों में नहीं मानती थी, लेकिन जो मेरे साथ बीता, जो मेरे साथ हुआ, उससे मैं कैसे मुंह फेर लूं। और आज तुमने भी देख लिया कि भूत प्रेत होते हैं, वो मिलने आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मैं किसी को भी यहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। और हाँ, तुम जो ये बात बोल रहे थे ना कि भूत प्रेत नहीं होते, और रास्ते में आते हुए जो तुम इन भूत प्रेतों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे कि हिम्मत है तो मेरे सामने आ, मेरे सामने आकर बात कर, इस तरीके से आत्माओं को जलील मत किया करो। हर एक आत्मा मेरी तरह से नहीं होती है। अगर कोई शैतान, कोई श्रापित आत्मा, कोई चुड़ैल, कोई डायन तुम्हारे पीछे पड़ जाती है तो शायद तुम्हारा अंजाम मौत भी हो सकता था। अपना ख्याल रखना साहिल, और हमेशा खुश रहना। वो ये बात बोलती है और अचानक से उस गाड़ी से गायब। अब एकदम से साहिल अपनी गर्दन मोड़ करके सामने देखते हैं तो वो उस रास्ते को क्लियर कर चुके थे। रास्ते को क्लियर करते ही बारिश भी कहीं ना कहीं रुक चुकी थी और वो भाग करके फटाफट से अपने घर पे आते हैं। और घर पे आने के बाद में वो सर्च करते हैं उन 2 एक्सीडेंट्स के बारे में। तो उनको मालूम चलता है कि एक एक्सीडेंट में साक्षी की डेथ हुई थी और दूसरे एक्सीडेंट में जो साक्षी के चाचा, जैसे साक्षी ने बताया था, उनकी यहाँ पर डेथ हुई थी। सिर्फ 2 ही डेथ्स हुई थी उस पूरे हाईवे पर, और वो दोनों डेथ्स के पीछे कहीं ना कहीं साक्षी ही जुड़ी हुई थी। जब ये बात साहिल को पता लगती है तो वो काफ़ी उदास होते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनका मन भर भी चुका था। वो अपने बेस्ट फ्रेंड को इसके बारे में बताते हैं कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, कल मैंने ऐसा ऐसा किया। तो उनका बेस्ट फ्रेंड बोलता है, भाई तू पागल हो चुका है क्या? कल तो दार्जिलिंग में बारिश हुई नहीं है, तो तू कौन से रास्ते पे चला गया था? पी पा करके चल रहा था क्या? हाँ, तेरी बात को तवज्जो नहीं दिया गया। उन्होंने बोल दिया कि हम यहाँ पर मंदिर में दिखाएंगे, तो तूने क्या इस गम के चलते कुछ ज्यादा ही पी ली थी जो तू यहाँ पर पता नहीं कौन से रास्ते पे चला गया? तुझे बारिश भी दिख गई, तुझे लड़की भी दिख गई, कौन से रास्ते पे था तू? साहिल कहते पागल हो चुका है क्या? मैं तो इस वाली जगह से आ रहा था और यहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो कहते हैं भाई कल कोई बारिश नहीं हुई, और तू कौन से रास्ते से था? साहिल ने देखा तो सच में कल कोई बारिश नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो लड़की यहाँ पर साहिल को एहसास कराना चाहती थी अपनी मौजूदगी का, जिसके चलते शायद से साहिल की मुलाकात उस लड़की से हुई थी। साहिल ने और भी इंटरनेट पे जितनी भी जानकारी थी उसको टटोला और पता किया, और पता करने के बाद में उनको मालूम चला कि 22 जनवरी 2005 को, यानी कि ठीक 5 साल पहले, उस लड़की की भी डेथ इसी हाईवे पर हुई थी। तो उनको समझने में देरी नहीं लगती कि शायद से उस दिन उनको वो लड़की इसलिए मिली थी, रात के 8:30 बजे के आसपास दिखाई दी थी, क्योंकि उस दिन उस लड़की की मौत हुई थी। उसके बाद में साहिल ने बहुत बार कोशिश करी कि वो उस रास्ते से जाएं तो उन्हें वो लड़की दिखाई दे। वो एक नेक आत्मा थी, वो कभी भी साहिल को या किसी को भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अपना बदला तो उसने पूरा ले लिया था, लेकिन वो यहाँ पर किसी का भी बुरा नहीं करना चाहती थी। साहिल उस रास्ते से अनगिनत बार गए और आए, लेकिन कभी भी उन्हें वो लड़की दोबारा नहीं दिखी। यहाँ तक कि अगले साल 22 जनवरी को भी वो ठीक रात के 8:30 बजे वहां से गए, लेकिन उस बार कोई बारिश नहीं हो रही थी, कोई तूफान नहीं आया था और ना ही उन्हें वो लड़की दिखाई दी थी। वो उस हाईवे पर रुके भी थे, लेकिन रास्ते में गाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ रही थी, जिसके चलते वो रुक नहीं पाए। बहुत बार उन्होंने कोशिश करी कि उनकी मुलाकात फिर से शायद साक्षी से हो जाए, फिर से वो शायद से उससे बात कर सकें, लेकिन वो कभी भी उससे बात नहीं कर पाए। और इस इंसिडेंट के बाद में साहिल को अब पूर्णतः विश्वास हो चुका था कि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें दिखाई ना दे उसका कोई वजूद ना हो, उसका वजूद हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार हर एक चीज़ हमें आंखों से ही दिखाई दे। जब से ये इंसिडेंट उनके साथ में हुआ, उन्हें यहाँ पर भूत प्रेतों में पूरा विश्वास तो हुआ ही। इसी के साथ में 5-6 दोस्तों को उन्होंने इसके बारे में बताया, जिसमें से 1-2 ने तो विश्वास किया, बाकी 3-4 ने उनकी इस बात को मजाक में ही उड़ा करके रख दिया। साहिल को अब किसी भी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं जो उन्होंने देखा था वो एक हकीकत थी, वो कोई झूठ, कोई फरेब नहीं,
एक सच्ची जीती जागती हकीकत थी और अब वो उस चीज़ से कभी भी मुंह नहीं फेर सकते थे। तो ये पूरा का पूरा इंसिडेंट था जो साहिल के साथ यहाँ पे हुआ था 22 जनवरी 2010 की एक रात दार्जिलिंग में। अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही रियल हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट है तो आप मेरे साथ मेरी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ आप मेरी इंस्टा आईडी पर भी उसको शेयर कर सकते हैं। दोनों का ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जा करके अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर कर दीजिए। जैसे ही आपकी स्टोरी मुझे मिलेगी उसके ऊपर एक दिन अलग से एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जब भी आप अपनी स्टोरी को मेरे साथ शेयर करें तो जितना डिटेल में हो सके ना उतना डिटेल में शेयर करें, ताकि जब भी मैं इवेंट्स को लोगों के सामने रखूं तो एक एक इवेंट को उसी बारीकी से रख सकूं जिस बारीकी से आपने मुझे स्टोरी में लिख करके भेजा है। तो ये मेरी आपसे दरखास्त रहेगी। अगर आपको टाइप करने में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस मैसेज के द्वारा भी मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पे वॉइस मैसेज के द्वारा अपनी स्टोरी को भेज दीजिए और आपकी स्टोरी का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा मुझे। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाज़त। मिलता हूँ जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। Goodbye.